हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। कल हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था और उसके अंदर हमने कर लिए 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन। आज हम करेंगे 6 नंबर से आगे के क्वेश्चन। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इन क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पहले भी ये एक ही क्वेश्चन 2-3 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और यदि ये सेम टू सेम नहीं आते हैं ये क्वेश्चन, तो इनके अंदर जो कंसेप्ट लगा हुआ है उन कंसेप्ट पर तो आपको 100% यानी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों को, और यदि आप इन क्वेश्चनों को हल करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि 10 केजी द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य है। इसमें आपको बताना है कि एक पदार्थ है जिसका मास आपको कितना दिया गया है 10 केजी। इसको गुरुत्व के विरुद्ध 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कितनी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं यहाँ पर अपन 1 मीटर, और उठाने में आपका जो टाइम लग रहा है वो आपको दिया हुआ है 1 सेकंड है। तो आपको बताना है कि इस पर क्या जो कार्य है W, उसका मान कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पर इसका जो मास है वो आपको 10 केजी दिया गया है और 10 केजी मास को यदि अपन उठाते हैं तो गुरुत्व के विरुद्ध यानी जो कार्य किया जाता है m द्रव्यमान को ऊपर उठाने में, वो होता है हमारा mgf इक्वल। तो यहाँ पर आपको मास कितना दिया हुआ है 10 केजी और g का मान हम सभी जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से 10 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है उसको ऊपर उठाने में जो बल लगेगा वो आपका कितना हो जाएगा 98 न्यूटन हो जाएगा बल का मान। तो यदि बल का मान आप निकाल चुके हैं, विस्थापन आपको दिया हुआ है कि 1 मीटर ऊंचाई पर उठाया जा रहा है, तो आप कार्य का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको जाएगा 98 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा 98 जूल। यानी 10 केजी द्रव्यमान को 1 मीटर दूर ऊंचाई तक उठाने में जो किया गया जो कार्य हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 98 जूल। दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि यदि आप इस पदार्थ को यहाँ पर उठाने में यदि 5 सेकंड का टाइम लेते हैं तो भी आपका जो कार्य है वो यही रहेगा, क्योंकि यह बल और विस्थापन पर ही निर्भर करता है, टाइम पर निर्भर नहीं कर रहा है। यदि इसको उठाने में आप 1 मिनट लेते हैं तो भी आपका कार्य 98 जूल ही होगा, क्योंकि जो समय आता है वो होता है शक्ति के लिए। शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T, यानी जो कार्य है वह कितने समय में किया जा रहा है उस समय पर निर्भर करती है हमारी शक्ति, यानी शक्ति का मान निर्भर करता है समय पर। तो यानी कि कार्य का मान इस पर निर्भर नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, यानी इसकी जो सीरीज है उसका 7 नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर आपको बताना है कि एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म अपने केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। किसी समय इसके केंद्र पर m द्रव्यमान का एक शांत द्रव्य गिराया जाता है जो कि फैलने के लिए स्वतंत्र है तथा अंत में नीचे गिर जाता है। इस समय अंतराल में कोणीय वेग का मान होगा। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक क्षैतिज यानी प्लेटफॉर्म है और वह केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है उसके परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, यानी नियत कोणीय वेग से। अब आपको क्या कहा गया है कि आप इसके केंद्र पर कोई एक m द्रव्यमान का शांत द्रव्य गिराया जाता है और फिर कहता है कि यह धीरे धीरे फैलने लगता है। जैसे ही यह फैलता फैलता अंत में आकर के इस प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाएगा, तो इस पूरी क्रिया के दौरान इसका जो कोणीय वेग है वो आपको बताना है कि किस प्रकार से चेंज होगा। लगातार घटेगा, प्रारंभ में घटेगा तथा पुनः बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या लगातार बढ़ेगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। कोणीय संवेग संरक्षण, ये नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु कोणीय गति कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, उस पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, तब तक इसका जो कोणीय संवेग L होता है वो आपका क्या रहता है, नियत रहता है, अपरिवर्तित रहेगा, नियत। और हम सभी जानते हैं जो कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है I ओमेगा। यदि आप सोचो ये L का मान हमारा नियत है और L इक्वल टू होता है I ओमेगा,
यदि ओमेगा का मान बढ़ रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि आई का मान कम होगा। ओमेगा का मान कब चेंज होगा? जब आई का मान परिवर्तित होगा। और वो किस प्रकार से? ओमेगा आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आई के, क्योंकि यदि यहाँ से आई का मान बढ़ेगा तो ओमेगा का मान कम होगा, यदि आई का मान घटेगा तो ओमेगा का मान बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एल आपका नियत है, कोणीय वेग संरक्षण का नियम, यानी एल संरक्षित रहेगा। तो इस कंडीशन ये रहेगा। अब हम सभी जानते हैं इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो आपका होता है एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से जो ओमेगा है वो आपके किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा? एम आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि जैसे ही इसके ऊपर ये श्यान द्रव्य गिराया जा रहा है, यानी पहले आपका ये यानी क्षैतिज प्लेटफॉर्म था और ये इस प्रकार से इसके केंद्र से कोई अक्ष जा रहा है, इसके परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो पहले इसका मान द्रव्यमान m है और यह कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। जैसे ही इस पर आप स्मॉल m द्रव्यमान का कोई शांत द्रव्य गिरा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका द्रव्यमान का मान बढ़ गया, कितना? m। तो यदि m का मान बढ़ रहा है तो ओमेगा का मान आपके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि m के बढ़ने से जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा और जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा तो कोणीय वेग का मान कम होगा। तो प्रारंभ में आपका क्या होगा? ओमेगा का मान कम होगा। अब दूसरा केस क्या दिया हुआ है? यह फैलने के लिए स्वतंत्र है। तो जैसे ही यह द्रव्य धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता है, यानी अब क्या है कि इस कंडीशन में इसका द्रव्यमान तो हमारा नियत रह गया, यानी कि m प्लस m हो गया गिराने के बाद, लेकिन यह जैसे दूर दूर जा रहा है तो इसका त्रिज्या का मान बढ़ता जा रहा है, इस द्रव्य की त्रिज्या का मान बढ़ता जा रहा है, r का मान बढ़ रहा है। और r का मान बढ़ रहा है तो आपका ओमेगा का मान भी और धीरे धीरे कम होता जाएगा। यदि r का मान बढ़ेगा तो कोणीय वेग आपका और कम होगा। अंत में क्या हो रहा है कि अब यहाँ तक पहुँच गया ये, तो इसका मतलब r का भी मान मैक्सिमम हो गया और m का मान आपका है m प्लस m। लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरता है तो आपकी रेडियस तो उतनी रहेगी और इसका जो मास है वो घटकर दोबारा आपका कितना रह जाएगा? m। तो अंत में क्या हो रहा है कि इसका द्रव्यमान का मान कम हो रहा है। यदि द्रव्यमान का मान कम हो रहा है तो जड़त्व आघूर्ण का मान भी कम हो रहा है और जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो रहा है तो इसके कोणीय वेग का मान बढ़ रहा है। तो अंत में क्या होगा? ओमेगा का मान बढ़ेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ में ओमेगा का मान घटेगा और जैसे ही यह श्यान द्रव्य अंत में नीचे गिर जाता है तो नीचे गिरने के कारण इसके जड़त्व आघूर्ण का मान घटने के कारण इसका कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग वी है, उस ग्रह से पलायन वेग क्या होगा जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी है तथा घनत्व पृथ्वी का 9 गुना है। इसमें आपको क्या दिया हुआ कि ये आपकी पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या RE है और घनत्व आपको दिया हुआ है RE और मान लेते हैं इसकी एस्केप वेलोसिटी VE है। एक दूसरा ग्रह आपको दिया हुआ है, इसकी जो त्रिज्या है वह पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुनी है, यानी 4RE हो जाएगी। ये ग्रह यदि P है तो आपका जो RP है वो क्या हो जाएगा? 4RE। और इसका जो घनत्व है ρP वो भी आपको कितना दिया हुआ है? पृथ्वी का 9 गुना दिया हुआ है, 9 ρE। और आपको बताना है कि इसका जो पलायन वेग है वो पृथ्वी की तुलना में कितना गुना होगा। हम सभी जानते हैं पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है √2gr होता है। यहाँ पर हमें r का रिलेशन तो दिया हुआ है कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है, लेकिन इसका घनत्व का मान चेंज हो रहा है तो इन दोनों के ग्रह के लिए g का मान भी अलग अलग होगा। तो इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी का मान, एस्केप वेलोसिटी है वो नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि g का एक फॉर्मूला और होता है 4/3 पाई ρgr। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर इनपुट करोगे तो आपका जो v इक्वल टू हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 2 × 4/3 पाई ρgr। एक r ये है, एक r यहाँ से आ गया तो ये आपका हो जाएगा r²। और इसको आगे भी आप सोल्व करेंगे तो ये जो r है ये तो आपका अंडर से बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 8/3 पाई ρg। यहाँ से आप देखेंगे आपका जो g है ये सार्वत्रिक जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो है और पाई का मान हम सभी जानते हैं 3.1 होता है। तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं जो एस्केप वेलोसिटी है वो r के समानुपाती है और √ρ के समानुपाती है। तो इस प्रकार से आपका VP/VE हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा?
आर पी अपॉन में आर ई, मल्टीप्लाई में अंडर रूट में रो पी अपॉन में रो ई। अब इसको आप यानी मान रखेंगे तो हम सभी जानते हैं कि आर पी का मान कितना दिया हुआ है 4re, 4 गुना दिया हुआ है पृथ्वी की तुलना में, और जो घनत्व है वो हमारा 9 गुना है, किस ये हो जाएगा 9 रो ई, और नीचे आपका पृथ्वी का रो ई, तो रो ई से रो ई कैंसिल हो जाएगा, आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो वी पी अपॉन में वी ई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 3 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12। इस प्रकार से जो आपका वी पी इज इक्वल टू जाएगा वो जाएगा 12 वी ई। तो यानी कि आपका जो नया ग्रह है इसका जो पलायन वेग का मान हो जाएगा वो पृथ्वी के पलायन वेग की तुलना में कितना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, जो जी का ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। जब आपको घनत्व दिया हुआ हो, घनत्व का संबंध दिया हो दूसरे ग्रह से, तो तब आपको जो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला है ये यूज करना है 4/3 पाई रो जी आर। जैसे ही आप जी की जगह ये रखेंगे आपको एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा और आप आसानी से इसका संबंध निकाल सकते हैं और ये निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जामों में 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। या आपको यानी कि मान चेंज कर देगा, 4 गुनी की जगह यहाँ पर आपका 9 गुनी कर देगा और यहाँ पर 9 गुना की जगह 4 गुना कर देगा। इस प्रकार से चेंज करके क्वेश्चन बार एग्जाम में आ सकता है। अब है 9th नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लोहे के निश्चित आयतन से एल लंबाई का एक तार बनाया गया है। एक निश्चित बल F से इस तार की लंबाई में उत्पन्न विस्तार x निम्नलिखित में किसके समानुपाती होगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक लोहा है, उसका आयतन क्या है, निश्चित है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो वॉल्यूम है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है, और इसे एक एल लंबाई का तार बनाया गया है। फिर आगे क्या कहता है, एक निश्चित F बल द्वारा इसका विस्तार किया जाता है और इसके विस्तार में x होता है। तो आपको बताना है कि इसका जो उत्पन्न विस्तार x है वो किसके समानुपाती होगा। हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो होता है प्रतिबल अपॉन में विकृति। प्रतिबल होता है आपका F अपॉन में A और विकृति होती है आपका विस्तार अपॉन में वास्तविक लंबाई x अपॉन में L। तो यहाँ से आपका जो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पहले ये ऊपर चला जाएगा तो L अपॉन में x इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा F अपॉन में A तो होगा ही होगा, ये L आपका ऊपर चला जाएगा और y आ जाएगा यहाँ पे नीचे, x इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ कि दोस्तों इसका जो आयतन है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x का संबंध आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ये जो इसका जो क्षेत्रफल है और लंबाई है इसको आपको वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको नीचे भी L से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर से भी L से मल्टीप्लाई कर दो। यदि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसकी लंबाई L है तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू होता है क्षेत्रफल गुणा इसकी लंबाई, बेलनाकार तार होता है तो ये आपका हो जाएगा F L स्क्वायर अपॉन में v हमारा यंग प्रत्यास्थ गुणांक है, इसका मान कांस्टेंट रहेगा। F आपका प्रतिबल है, वो आपको दिया हुआ है कि निश्चित है बल का मान भी, और आयतन का मान आपको क्या दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न विस्तार होगा लंबाई में, यानी कि तार की लंबाई में जो विस्तार होगा वो किसके समानुपाती हो जाएगा, L स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। x आपका हो जाएगा समानुपाती L स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि जब 10 की पावर 6 छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व कम हो जाता है, ताप बढ़ जाता है या ताप घट जाता है। आपको क्या दिया हुआ कि यानी कि 10 की पावर 6 छोटी छोटी बहुत सारी बूंदें हैं और ये सभी यानी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। तो इस दौरान आपको बताना है कि इसका घनत्व बढ़ेगा, घनत्व कम होगा, ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा। तो सबसे पहले तो याद रखना, क्योंकि यह पानी की बूंदें हैं, मिलने के बाद भी यह पानी की बूंदें बनाएंगी, और छोटी बूंद जब बड़ी बूंद बनाते हैं तब उसका घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ये 2 ऑप्शन थे, आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। मेन ध्यान में रखने वाली बात ये होती है, आपको याद रखना कि जब कोई छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आपका कम हो जाता है, यानी इसकी जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है वो आपकी कम हो जाती है।
पृष्ठीय ऊर्जा का मान आपका क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये जब होती हैं तो अलग अलग बूंदें रहेंगी तो उनका क्षेत्रफल अधिक रहेगा और उनकी जो पृष्ठीय ऊर्जा होगी उन सभी की वो भी ज़्यादा होगी। और जब ये बूंदें यानी मिलकर एक साथ बना लेंगी तो इसका क्षेत्रफल का मान कम होने के कारण इसकी जो पृष्ठीय ऊर्जा है उसका मान कम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी का मान कम। अब एनर्जी का मान कम हुआ है, हम समझाते हैं कि एनर्जी हमेशा क्या आती है, संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो काम में होगी, कहीं ना कहीं तो यूज होगा इसका। तो इसका यूज किस में होता है, ये एनर्जी चेंज हो जाती है उष्मा के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, इसका टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है, यानी कि जो एनर्जी यानी पृष्ठीय एनर्जी इसकी कम हुई है, क्षेत्रफल कम हुआ है, इसके कारण क्या होगा, इसकी जो थर्मल एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, थर्मल एनर्जी के कारण टेम्परेचर का मान बढ़ जाएगा, यानी जो ऊर्जा है वो उसमें ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ताप का मान बढ़ जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना कि जब कोई छोटी छोटी बूंदें होती हैं और ये मिलकर एक बूंद बना लेती हैं, तो जो छोटी बूंदों का अलग अलग जो इनका क्षेत्रफल है वो आप जोड़ कर क्षेत्रफल निकालेंगे और इस बड़ी बूंद का एरिया निकालेंगे यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो छोटी छोटी बूंदों का जो क्षेत्रफल का योग है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और ये मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेती हैं तो इसके क्षेत्रफल का मान यानी कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, किसी बर्फ के टुकड़े में कांच की गेंद रखी है, जब किसी जल से भरे पात्र में यह बर्फ पिघलती है तब जल का स्तर बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जब पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, जल, जैसे ही आप इसको जमाते हैं यानी फ्रिज में रखते हैं या लो टेम्परेचर पर रखते हैं, कम तापमान पर रखते हैं, तो यह बर्फ़ बन जाती है इसकी, यानी बर्फ़ बनने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम का मान बढ़ जाता है। याद रखना बर्फ़ का जो वॉल्यूम है वो जल की तुलना में अधिक होता है। यही बर्फ़ यदि पिघलती है तो इसकी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम का मान आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कोई एक यानी कि है पात्र में जल भरा हुआ है और इसके अंदर कोई बर्फ़ यानी तैर रही है, बर्फ़ यदि स्वतंत्र रूप से तैर रही है, इसके अंदर कोई अन्य पदार्थ नहीं है, तो जब जैसे ही ये बर्फ़ पिघलेगी तो यानी कि बर्फ़ का जितना हिस्सा ऊपर होता है पिघलने के बाद इसका आयतन उतना ही कम होता है, यानी कि जल का स्तर है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर एक कांच की गेंद है। तो दोस्तों कांच की गेंद है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बर्फ़ है वो नीचे डूब गई। अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि ये जो आपका जल है और ये इसके अंदर बर्फ़ है और ये कांच की गेंद है, कांच का घनत्व ज़्यादा होने के कारण क्या कि ये बर्फ़ नीचे डूब गई। अब जैसे ही हम जानते हैं कि बर्फ़ पिघलेगी, तो बर्फ़ पिघलेगी तो मैंने बताया कि बर्फ़ का जो वॉल्यूम है वो पिघलने के बाद उसका कम हो जाता है। तो जैसे ही इसका वॉल्यूम है वो अंदर कम हो जाएगा तो जल का स्तर है वो आपका डाउन हो जाएगा। यदि यह बर्फ़ स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है तो उस कंडीशन में तो क्या है कि ये बर्फ़ मान लेते इस प्रकार से तैरती है, तो इस बर्फ़ का आयतन कम होता है। तो कम होता है कि तो मतलब ये अंदर वाली बर्फ़ है ना उतना ही कम होता है, तो इसका जो आयतन अपरिवर्तित रहता है, यानी कि जितना इसका आयतन कम होना होता है बर्फ़ का उतना आयतन यानी बर्फ़ पहले से ही बाहर रहती है, तो इसका जल के स्तर पर परिवर्तित नहीं रहता। लेकिन इसके अंदर आपको पहले से दिया हुआ है क्योंकि गुटके में एक कांच की गेंद है, तो कांच की गेंद होने के कारण बर्फ़ नीचे रहेगी और बर्फ़ नीचे रहने के कारण क्या है कि जैसे ही बर्फ़ पिघलेगी तो हम जानते हैं कि इस बर्फ़ का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो कम होगा, और कम होने के कारण ये है कि जल में बदलेगा तो इस जल का स्तर नीचे गिरेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के क्वेश्चन में पूछा गया कि गैस तापमापी द्रव तापमान की तुलना में अधिक सुग्राही है, क्यों। यानी कि डॉक्टर भी आप देखे होंगे, जो गैस तापमापी होती है, टेम्परेचर मापने का यंत्र होता है, वो द्रव तापमापी की तुलना में अधिक सुग्राही है, यानी अच्छा माप देता है, यानी कि उसकी जो सेंसिटिव जो होती है यानी अधिक शुद्ध मान देता है। वो क्यों देता है, ऑप्शन दिए हुए हैं कि गैसों द्रव की तुलना में अधिक प्रसारित होते हैं, गैसें आसानी से प्राप्त होती हैं, गैसें अपेक्षाकृत हल्की होती हैं, गैसें आसानी से अवस्था परिवर्तित नहीं करती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, गैस होती है द्रव्य की तुलना में अधिक प्रसारित होती है। मतलब कि आपके पास दो द्रव्यमापी है यानी तापमापी है, एक में द्रव्य है और एक में गैस है।
हम सभी जानते हैं कि यदि अपन ये मान लेते हैं इसका टेम्परेचर पहले T है, अब डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, दोनों को समान टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके अंदर अधिक प्रसार होगा। अधिक प्रसार होगा तो इसका वॉल्यूम तो ज़्यादा बढ़ेगा और इसका वॉल्यूम यानी बहुत ही कम बढ़ेगा टेम्परेचर का मान यदि अपन बढ़ाएंगे। तो यदि बहुत ही कम टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में इसका तो मान वॉल्यूम का मान बढ़ेगा, तो उसको तो अपन आसानी से गणना कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं कितना वॉल्यूम बढ़ा है। और यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है उस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर का मान कितना बढ़ा है। लेकिन इसके वॉल्यूम में बहुत कम परिवर्तन होने के कारण अपन टेम्परेचर का मान परिवर्तित टेम्परेचर वो आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसके कारण जो गैस तापमापी होती है वो द्रव्य तापमापक की तुलना में अधिक सुगराई होती है, यानी शुद्ध मान प्राप्त करवाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कि आदर्श गैस में बोयल के नियम का पालन होता है। दोस्तों बोयल का नियम क्या कहता है कि जब आपके पास कोई यानी पिस्टन हम मान लेते हैं, यानी इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है और ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, यदि नियत टेम्परेचर पर इसका प्रेशर का मान बढ़ाया जाता है और इसका वॉल्यूम का मान कम होगा। और ये एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेटेड होते हैं कि यानी प्रेशर का मान होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, कब नियत टेम्परेचर पर। तो यानी कि टेम्परेचर का मान इसमें क्या होता है नियत होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रम हो जाएगा वो हो जाएगा समतापीय प्रक्रम, क्योंकि जो गैस का नियम यानी आदर्श गैस के लिए जो बोयल का नियम लगता है वो किस पर लगता है, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, यानी समतापीय परिवर्तन में। यानी बोयल का नियम के अंदर हम पहले कंडीशन रखी जाती है कि टेम्परेचर का मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी निश्चित टेम्परेचर पर बल का यानी दाब का मान उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही बोयल का नियम है। तो पहले बोला जाता है निश्चित टेम्परेचर पर यानी तापमान का मान नियत रहता है, यानी समतापीय परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि गैस द्वारा अथवा गैस पर किया गया कार्य निर्भर करता है। दोस्तों आपके पास कोई यानी कि गैस है, उस पर जो किया गया कार्य है या इस गैस के द्वारा जो किया गया कार्य है W, वो आपको बताना है कि गैस की प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है, गैस की अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा, गैस की प्रारंभिक और अंतिम दोनों अवस्थाओं पर निर्भर करेगा, या प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था के साथ साथ यह पथ पर भी निर्भर करेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों याद रखना जो आंतरिक ऊर्जा होती है, गैस की इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा U, वो केवल गैस की प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों अवस्थाओं पर ही निर्भर करती है, बल्कि जो किया गया कार्य होता है W, वो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था इसके साथ साथ पथ पर भी निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि यहाँ पर किए गए कार्य की जगह आंतरिक ऊर्जा होता डेल्टा U, तब इसका राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। याद रखना तो गैस द्वारा किया गया कार्य है वो पथ पर भी निर्भर करता है, क्योंकि यदि ये कोई गैस है इसका वॉल्यूम आपका V है और यदि इस पर P प्रेशर लगाता है तो उस समय यदि आपकी वॉल्यूम और प्रेशर के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यदि जैसे जैसे इसके प्रेशर का मान बढ़ा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम का नहीं, यानी प्रेशर कांस्टेंट है और जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ रहा है लेकिन उसी प्रेशर पर इसकी वॉल्यूम का मान बढ़ता जा रहा है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम का मान बढ़ा है। तो इस कंडीशन में जो किया गया कार्य है इसका किया गया कार्य ये होगा, यानी जो इसका जो भी वक्र होता है और जो ये V वक्र होता है उसके सापेक्ष इस वक्र का जो क्षेत्रफल होता है, बना गया क्षेत्रफल, वही आपके किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसका यानी कि यहाँ से लेकर के अंतिम बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, इसका वक्र यदि ये होगा तो किया गया कार्य आपका कितना हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल होगा। यदि इसका वक्र ये होता है तो इसके अंदर कार्य का मान ये और हो जाता है, यानी अंतिम और प्रारंभिक बिंदु वही है लेकिन वक्र का मान चेंज होने पर यानी पथ का मान चेंज होने पर इसका कार्य का मान बदल रहा है। तो याद रखना जो गैस द्वारा किया गया कार्य है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ इसके पथ पर भी निर्भर करता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो कि किसी दीवार के विरुद्ध एक गुटके को स्थिर बनाए रखने के लिए 10 न्यूटन के क्षैतिज बल की आवश्यकता होती है। यदि दीवार व गुटके के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 हो तो गुटके का भार होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कोई भी एक पदार्थ है, मान लें ये है,
इस पर एफ बल लग रहा है इसके यानी परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, और इस सतह यानी इसकी जो सतह है इसके परपेंडिकुलर एफ बल लग रहा है, और इस सतह का और इस पदार्थ के बीच का जो घर्षण गुणांक है वो यदि म्यू है, तो यह पदार्थ जब तक गति नहीं करेगा जब तक इस पर जो लगाया गया बल होगा वो कितना, इसका जो घर्षण गुणांक होगा, मैक्सिमम घर्षण बल होता है उसके बराबर ना हो जाए। और इसका जो मैक्सिमम घर्षण बल होता है एफ के, वो आपका क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर जो बल लग रहा है एफ उसके, और इसका जो घर्षण गुणांक होता है म्यू उसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी इसका जो मैक्सिमम घर्षण गुणांक होता है वो म्यू एफ के बराबर होता है। जब तक आप इस पर म्यू एफ तक बल लगाओगे तब तक यह गति नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इसका तो घर्षण बल इसको रोक के रखेगा। जैसे ही आप इससे अधिक फोर्स इस पर लगाओगे, यानी इसका घर्षण गुणांक म्यू है और यदि इसका यहाँ पर परपेंडिकुलर बल एफ है, और इससे ज़्यादा यदि आप यानी म्यू एफ से ज़्यादा बल नहीं लगाओगे जब तक यह गति नहीं करेगा। उसी प्रकार से यहीं पर इसके परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। यहाँ पर घर्षण गुणांक आपको कितना दिया हुआ है, 0.2। तो इसका जो घर्षण बल होगा मैक्सिमम यानी सीमांत घर्षण बोलते हैं इसको एफ के, वो आपका कितना हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई 10, तो यह आपको हो जाएगा 2 न्यूटन। यानी इसका मैक्सिमम बल कितना होगा, 2 न्यूटन। जब तक इधर ये 2 न्यूटन का बल नहीं लगेगा तब तक यह यानी कि 2 न्यूटन तक ये स्थिर रहेगा। जैसे ही आप इस पर 2 न्यूटन से ज़्यादा का बल लगाएंगे तो आपका जो घर्षण बल है वो सीमांत अवस्था में पहुंच जाएगा, और उसके मान क्या है कि घर्षण बल का मान कम रह जाएगा, इसका भार का मान ज़्यादा हो जाएगा, यह नीचे आ जाएगा। तो यानी 2 न्यूटन तक के यदि आप इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो यह 2 न्यूटन भार रहेगा, तब तक क्या कि यह स्थिर बना रहेगा। जैसे ही 2.1 न्यूटन होगा ये जो गुटका है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, 10 न्यूटन से नहीं रुकेगा, उसके लिए आपको और ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो याद रखना इनका जो संबंध होता है वो इसका जो भार होगा वो कब तक रुकेगा, जब तक इसका जो ये होगा म्यू एफ, यानी जैसे ही ये आप इसका भार बढ़ा यानी बल का मान बढ़ाओगे तो उसके लिए भार का मान और ज़्यादा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 2 न्यूटन। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।